इसकी आज लास्ट क्लास होगी, प्लान करना पड़ेगा तब हो पाएगा ये। शिखर का क्वेश्चन ये था, एग्ज़ाम में वो क्वेश्चन आपसे ऐसे पूछा जाता है कि डिराइव न्यूटन्स फार्मूला फॉर लेंस, या तो ऐसे पूछा जाएगा या फिर क्वेश्चन इस तरीके से आएगा, न्यूटन्स फार्मूला फॉर लेंस, या तो आपसे पूछ लिया जाएगा या फिर क्वेश्चन ऐसे आएगा कि प्रूव दैट x1 x2 इज इक्वल टू f1 f2 फॉर लेंस। ये जो लिखा हुआ है इसी का नाम न्यूटन फार्मूला है, जो लिखा हुआ है। अब x1 क्या है, x2 क्या है, बाद में भी बात कर लेते हैं। या फिर क्वेश्चन ऐसे आएगा कि प्रूव दैट f स्क्वायर इज इक्वल टू x1 x2, f स्क्वायर इज इक्वल टू x1 x2, ऐसे पूछा जाएगा। ये जो x1 है वो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कहाँ से, फ्रॉम द फर्स्ट फोकस, फ्रॉम फर्स्ट फोकस। फर्स्ट फोकस तो तुम्हें बताया जा चुका है लेंस का क्या होता है। और जो x2 है वो इमेज डिस्टेंस है। एक्चुअली जब ये न्यूटन का फार्मूला बनता है तो न्यूटन का फार्मूला जो लेंसेज के लिए है, न्यूटन्स फार्मूला फॉर लेंसेज वैलिड व्हेन रियल इमेज फॉर्म, व्हेन रियल इमेज फॉर्म। तो न्यूटन फार्मूला तभी काम करता है जब रियल इमेज बनती है। तो इसलिए x2 जो है वो इमेज है, इमेज कौन सा, रियल इमेज। तो रियल इमेज डिस्टेंस फ्रॉम सेकेंड फोकस, फ्रॉम सेकेंड फोकस। तीनों क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं तो आपको सेम कॉमन काम करना है। और रियल इमेज के लिए वैलिड है तो रियल इमेज कौन सा लेंस बनाता है, कन्वर्जिंग नेचर बनाता है। प्रूफ किया जाए इसको, तो हमने यहाँ पर कन्वर्जिंग नेचर एक लेंस ले लिया, कन्वर्जिंग नेचर ये लेंस हो गया, इसको सजा लिया प्रॉपरली। इधर क्या है, फर्स्ट फोकस है, तो इधर क्या होगा, सेकंड फोकस। ये भी बताया जा चुका आपको कि अगर फर्स्ट फोकस लेफ्ट में है तो सेकंड फोकस कहाँ मिलता है, राइट में। कभी सेम साइड नहीं मिलते दोनों फोकस। और अगर फर्स्ट फोकस राइट में है तो लेफ्ट साइड में क्या मिलेगा, सेकंड फोकस। और f1 f2 आप जानते हो कि फर्स्ट फोकल लेंथ और सेकंड फोकल लेंथ। तो f1 इज ए फर्स्ट फोकल लेंथ एंड f2 इज ए सेकंड फोकल लेंथ। डायग्राम में ये सारा काम नहीं करते, यहाँ लिख देते हैं। f1 इज ए फर्स्ट फोकल लेंथ, ये भी डिफाइंड हो चुका है क्या होता है ये। और f2 जो है वो सेकंड फोकल लेंथ है। और ये भी डिस्कस हो चुका है कि अगर सराउंडिंग यूनिफॉर्म होगा तो f1 f2 क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो वेरी स्पेशल केस, वेरी स्पेशल केस, इफ सराउंडिंग इज यूनिफॉर्म, if surrounding is uniform then f1 बराबर f2 बराबर f। तो देखो ये जो लास्ट वाला रिजल्ट है वो ऊपर से ही आया, f1 की जगह पर भी f लिख दो, f2 की जगह पर भी f लिख दो, तो आ जाएगा f स्क्वायर। यानी जो सबसे आखिरी में जो रिजल्ट है वो उस केस में वैलिड है, तो सराउंडिंग कैसा होगा, यूनिफॉर्म होगा। तो इसको प्रूफ करना है भाई। रियल इमेज बनाना चाहिए लेंस को। और रियल इमेज लेंस तब बनाता है जब ऑब्जेक्ट कहाँ ना हो, लेंस में ऑब्जेक्ट कहाँ पर ना हो जिससे रियल इमेज मिले। बस यहाँ नहीं होना चाहिए ऑब्जेक्ट, क्योंकि अगर यहाँ पर ऑब्जेक्ट आया तो इमेज कैसी बनेगी, वर्चुअल। तो ये हमने ऑब्जेक्ट ले लिया, कुछ नाम दे दे, ए बी ऑब्जेक्ट हो गया, इसकी इमेज बनानी है।
आदत हो चुकी है बहुत छोटी क्लासेस से कि जब इमेज हमने बनाई है तो एक लाइट लेंस पर गिराई है, किसके पैरेलल? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है वो कहाँ से पास होता है? फोकस से। और एक लाइट ऑप्टिकल सेंटर से पास करा दी, ये ऑप्टिकल सेंटर। ऑप्टिकल सेंटर लेंस में एक ऐसा पॉइंट होता है जिससे जाने वाली लाइट ना तो कन्वर्ज होती है ना ही डाइवर्ज होती है। तो अगर आपको ऑप्टिकल सेंटर की डेफिनेशन नहीं पता तो इसी डेरिवेशन में सुने समझे। देखो, ये वाली लाइट कन्वर्ज हुई, लेकिन जो लाइट ऑप्टिकल सेंटर से जा रही है उसने क्या कुछ किया? नहीं कुछ किया, वो जैसे आ रही थी वैसे निकल गई। और अकेला ये ऐसा पॉइंट है लेंस पर, ऑप्टिकल सेंटर लेंस पर एक लौता पॉइंट है जिससे जाने वाली लाइट ना तो कन्वर्ज होगी और ना ही डाइवर्ज होगी, जैसा है वैसे रहेगी। तो कहाँ कट गए? यहाँ पर कट कर गए, इमेज बन गई ए डैश एंड बी डैश। चाहते तो आप ये भी काम कर सकते थे, एक लाइट रे फोकस से पास करा दो, ये लीजिए, ये फोकस से पास करा दिया। अब जो लाइट फोकस से पास होती है वो रूल फॉलो करने के बाद क्या हो जाती है? पैरेलल। तो भी देखो यहीं पर ही सब कट करते और इमेज ये बन ए डैश बी डैश। इमेज बनाने के लिए कम से कम 2 रेज लेके चलनी होती है। तो डायग्राम में कहीं कोई टेंशन हो तो बताओ भाई। अब क्या किया जाए भाई? इस डायग्राम के साथ देखो, ये x1, यहाँ देखिए क्या लिखा है। x1 जो है ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है फ्रॉम द फर्स्ट फोकस। तो फर्स्ट फोकस से ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस x1 है, और x2 है डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द सेकेंड फोकस। ये x2 हो गया, यहाँ पर x2 हो गया। इस पॉइंट को नाम दे देते हैं m, इसका नाम दे देते हैं n। ठीक है। और O से F1, O से लेके F1 फर्स्ट फोकल लेंथ होगा और O से लेके F2 सेकेंड फोकल लेंथ होगा। देखो ट्राइंगल दिखाई दे रहा होगा, ABF1 और ट्राइंगल है F1ON। नजर आया? ABF1 और F1ON। ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या है? बराबर है। ये एक 90 है और ये भी क्या है? 90 है। और ये एंगल और ये एंगल क्या होंगे? बराबर, क्योंकि ये सेम लाइट ही तो है। अगर इसने वर्टिकल से 20 बनाया तो यहाँ पर भी क्या बनाएगी? 20। तो ट्राइंगल के तीनों एंगल अगर आपस में बराबर हो रहे हैं तो सिमिलर आ गया। तो यहाँ पर लिख दिया आर सिमिलर ट्राइंगल्स। अब फिजिक्स का आप एक डेरिवेशन कर रहे हैं तो आपने लिख दिया कि सिमिलर ट्राइंगल्स है, तो समझने वाले समझ गए कि किस बेस पर है, फिर भी डिस्कशन किया गया। अब सिमिलर ट्राइंगल्स के जो करस्पॉन्डिंग साइड्स होती हैं उनके रेशियोज क्या होते हैं? बराबर। तो इधर वाले ट्राइंगल का AB लिया तो उधर वाले ट्राइंगल का ON लिया, इधर वाले ट्राइंगल का B से F1 लिया तो इधर वाले ट्राइंगल का O से F1 लिया। ठीक है। और ON बराबर होगा A डैश B डैश। देखो डायग्राम में देख लो, ON बराबर होगा क्या? A डैश B डैश। नहीं है? ON बराबर क्या है? A डैश B डैश। तो B से F1 x1 हो गया और O से F1 छोटा f1 हो गया। ये इक्वेशन 1 आ गया। लॉजिक दे दिया कि ON बराबर है A डैश B डैश। ये पहली इक्वेशन आ गई।
अब उसी मेन डायग्राम में आप देखें तो ट्राइंगल है OMF2, ट्राइंगल को देखो OF2M, और ट्राइंगल है A', B', F2, ये भी सिमिलर है, आर सिमिलर। देख लेते हैं क्यों। एक तो ये और ये बराबर है, ये 90 है और ये 90 है, और ये एंगल क्या होंगे, सेम, ठीक है। और सिमिलर ट्राइंगल है तो देखो उधर वाले ट्राइंगल में OM, इधर वाले ट्राइंगल में A', B', उधर वाले ट्राइंगल में OF2, इधर वाले ट्राइंगल में B', F2। और देखो आप OM की जगह पर AB लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, जो OM है उसकी जगह पर AB लिख सकते हैं। AB अपॉन A', B', OF2 मीन्स स्मॉल f2 और B', F2 मीन्स x2। ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया, OM बराबर है AB। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 के जो लेफ्ट हैंड है वो बराबर हैं। आज की क्लास में आपको अपनी कॉपी यूज़ नहीं करनी है, सारी इमेजेस आपको मिल जाएंगी, तभी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट चैप्टर कंप्लीट हो पाएगा, ठीक है। लेक्चर जब अपलोड होता रहेगा, लेकिन आज की ही डेट में जो ग्रुप से जुड़े हुए हैं उनको भी इमेज मिल जाएगी, और जो ग्रुप में अभी नहीं जुड़े हुए हैं लेकिन अगर आपका नंबर है वहाँ पर तो उनको भी मिल जाएंगे। तो आप जो है आज कॉपी यूज़ नहीं करेंगे। तो क्वेश्चन सबने देख ही लिया। अब लेफ्ट और दोनों इक्वेशंस के जो लेफ्ट साइड हैं बराबर कर लिए हैं। तो जैसे ही आप दोनों साइड्स के लेफ्ट हैंड बराबर करेंगे तो रिजल्ट आ जाएगा फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, 1 and 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2। तो आएगा x1 से के साथ f1 है और f2 के साथ x2 है। एग्जाम में ये क्वेश्चन आएगा तो 2 से 3 मार्क्स के लिए आएगा। ऑब्जेक्टिव आया तो नॉलेज ही अपने आप में आंसर हो जाएगा। हो गया प्रूफ। इसी को बोलते हैं लेंस का न्यूटन फार्मूला, न्यूटन फार्मूला। अब अगर आप वो कंडीशन लगा दो कि सराउंडिंग इज यूनिफॉर्म, बात है नहीं भाई। इफ सराउंडिंग इज यूनिफॉर्म तो F1 बराबर होता है F2 और वो हम लोग F ले लेते हैं, तो x1 x2 बराबर हो जाएगा F²। ये भी है न्यूटन फार्मूला। हो गया डिराइव। अब टेस्ट पेपर से क्वेश्चन ले लेते हैं। अभी है हमारे पास में 3 बजने में 5 मिनट 6 मिनट काम है, तो टेस्ट पेपर से देखते हैं कौन सा क्वेश्चन आज की क्लास में हम डिस्कस कर दें। लेना टेस्ट पेपर। टेस्ट पेपर से कौन सा क्वेश्चन डिस्कस करना है। तो सभी लोगों ने अपनी प्रॉब्लम ग्रुप में भेजी थी या फिर पर्सनल भी मैसेज किए थे? सभी ने ग्रुप में भेजा था। अनमोल ने 17, 18, 16 पूछा है, और शिखर ने सेक्शन सी का। आज क्वेश्चन में शिखर मिश्रा से ही स्टार्ट हुई है प्रॉब्लम डिस्कशन, तो इनका सेक्शन सी का क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। सेक्शन सी का क्वेश्चन नंबर 18। An object is placed 60 centimeter away from the screen. If a convex lens is placed in between the two different positions, then real images are formed on the screen. Find the focal length of the lens and product of the magnifications. तो 18 नंबर क्वेश्चन वही देखते हैं। सेक्शन सी था और सेक्शन सी का क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन में एक ऑब्जेक्ट है जो कि स्क्रीन से 60 सेंटीमीटर पर है। ये ऑब्जेक्ट है और ये स्क्रीन से 60 सेंटीमीटर पर है।
एक बार मैं क्वेश्चन पढ़ देता हूँ, फिर से सुन लेना, पेपर तो है ही आपके पास, कि एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड 60 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द स्क्रीन. If a convex lens is placed in between at two different positions, then the real images are formed on the screen. Find the focal length of the lens and the product of the magnification. अब क्वेश्चन कहता है कि यहाँ पर एक कॉन्वेक्स लेंस आता है, तो दो अलग अलग जगह हैं. कॉन्वेक्स लेंस पहले यहाँ था, तो स्क्रीन पर रियल इमेज मिल गया. फिर यही कॉन्वेक्स लेंस एक अलग जगह पर पहुँचा, फिर से रियल इमेज मिल गया. यानी कि डिस्प्लेसमेंट मेथड जो कहता है इसने वो करके दिखाया. और ये चमत्कार तभी होता है जब इस्तेमाल होने वाले लेंस की फोकल लेंथ अगर f है, और कॉन्सेप्ट बेस पर बात करते थे तो ये कैपिटल D था, तो कैपिटल D अगर 4f से बड़ा है तो 100% दो डिफरेंट पोजीशंस मिलेंगी अगर कैपिटल D 4f से बड़ा है. डिस्प्लेसमेंट मेथड D बराबर 4f के लिए मत सोचना, साफ साफ यहाँ पे दो डिफरेंट पोजीशन क्वेश्चन में कहा कि मिलती है. तो कैपिटल D 4f से बड़ा है, तो क्वेश्चन में जो कैपिटल D है वो 60 है, और f यहाँ पर लेंस की फोकल लेंथ है जो कंसीडर की है मैंने. तो यहाँ से f की वैल्यू क्या आ गई, लेस देन 15 सेंटीमीटर. एक आंसर तो भैया ये हो गया कि इस्तेमाल होने वाले लेंस की जो फोकल लेंथ है वो 15 सेंटीमीटर से कम होगी. अब इस वाले केस में जब यहाँ पर लेंस रखा हुआ है, तो इस वाले केस में जो रियल इमेज बनी है उसका साइज I1 है, और जब लेंस यहाँ रखा गया है तो इस वाले केस में जब रियल इमेज बनी है उसका साइज I2 है, और जो ऑब्जेक्ट है उसका साइज O है. तो हम लोगों ने पढ़ा था कि O बराबर क्या था, √I1 I2, जानते थे ना. यहाँ से O स्क्वायर बराबर क्या हो गया, I1 I2. यहाँ से 1 बराबर हो गया I1 I2 बाई O स्क्वायर. यहाँ से 1 बराबर हो गया I1 बाई O I2 बाई O. तो I1 बाई O पहले केस का मैग्निफिकेशन और I2 बाई O दूसरे केस का मैग्निफिकेशन. तो मैग्निफिकेशन का जो प्रोडक्ट है वो 1 होगा. अब यहीं पर अगर ऑब्जेक्टिव होता कि 1 होगा प्लस में या माइनस में, तो किस में निकल के आया, प्लस में. होना भी चाहिए प्लस में, क्योंकि रियल इमेज अभी भी है, रियल इमेज पहले भी थी. तो रियल इमेज के मैग्निफिकेशंस कैसे होते हैं, माइनस. तो इस वाले केस में मैग्निफिकेशन M1 माइनस होगा, इस वाले केस में मैग्निफिकेशन M2 माइनस होगा. दोनों लोग प्रोडक्ट करेंगे तो क्या आएगा, प्लस. तो एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, इसके बाद में ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट शुरू करते हैं. टाइम हो चुका है 3:01. तो मिश्रा जी का ये क्वेश्चन ले लिया जाए. 19 नंबर में क्वेश्चन इन्होंने पूछा है, और सेक्शन सी है. सेक्शन सी का 19 नंबर क्वेश्चन, सेक्शन सी का 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं. तो इसी सेक्शन का एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, 19 नंबर. सेक्शन सी क्वेश्चन नंबर 19. और भी जिसको जो क्वेश्चन पूछने हो वो आप मैसेज कर लो, और इधर जैसे धीमे धीमे 2-2, 3-3 क्वेश्चंस होंगे तो हो जाएंगे डिस्कस. तो 19 नंबर क्वेश्चन में क्या था, ए कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ f1 इज इन कॉन्टेक्ट विद कॉन्केव लेंस ऑफ फोकल लेंथ f2. फाइंड द फोकल लेंथ एंड नेचर ऑफ द लेंस कॉम्बिनेशन व्हाइल f1 लेस देन f2. तो इस वाले क्वेश्चन में एक कॉन्वेक्स वाला लेंस है जिसकी की फोकल लेंथ f1 है. तो कुछ नहीं बताओगे तो हमेशा कन्वर्जिंग नेचर तो पॉजिटिव, और जो कॉन्केव वाला लेंस है इसकी फोकल लेंथ f2 है, कुछ नहीं बताओगे तो कॉन्केव हमेशा किसमें, डाइवर्जिंग. और क्वेश्चन में ये भी कहा गया है कि f1 लेस देन f2. तो f1 लेस देन f2, इन दोनों को आपस में आपने कांटेक्ट कर दिया. तो जो कांटेक्ट से लेंस तैयार हुआ, तो कांटेक्ट लेंस फोकल लेंथ क्या मान लेते थे, f. मान लिया कि कांटेक्ट लेंस की फोकल लेंथ f है. कांटेक्ट लेंस को कंपाउंड लेंस भी कहा जाता है. तो आप क्या फंडा लगाते थे, 1/f इज इक्वल टू 1 प्लस 1/. अब यहाँ पर जिनको तुमने कांटेक्ट में किया है उनकी फोकल लेंथ साइन के साथ,
तो कॉन्वेक्स वाले की फोकल लेंथ है f1 और इसकी फोकल लेंथ है f2। तो 1/f इज इक्वल टू 1/f1 माइनस का 1/f2। अब देखिए f1 जो है वो f2 से क्या है, छोटा है। तो अगर f1 f2 से छोटा है तो 1/f1 1/f2 से क्या होगा, बड़ा। ये बात तो आपको पता है ना, रेसिप्रोकल उल्टे हो जाते हैं। जैसे ये देखो, एक काम करते हैं जो तुम्हें पता हो। जैसे कि हमने कहा कि 1/2 या 2 लेस देन 3, तो 1/2 देखो और 1/3 देखो। तो 1/2 कितना आएगा 0.5 और 1/3 कितना आएगा 0.3। तो ये क्या हो जाएगा, बड़ा। तो अगर f1 लेस देन f2 है तो 1/f1 ग्रेटर देन क्या होगा 1/f2। तो इसका मतलब निकल के आ गया कि 1/f1 ग्रेटर देन 1/f2। तो आप देखिए भाई राइट हैंड साइड का हालचाल क्या है। अब राइट हैंड साइड में ये बड़ा है और ये क्या है, छोटा। तो जब ये बड़ा है, बड़े से छोटा करोगे माइनस, तो क्या आएगा, पॉजिटिव। तो यानी f कैसा आएगा, पॉजिटिव। तो जो कॉन्टेक्ट वाला लेंस तैयार हुआ है वो किस नेचर का हो गया, कन्वर्जिंग। एक तुमने ये बताया कि कॉन्टेक्ट लेंस हैविंग कन्वर्जिंग नेचर, हैविंग कन्वर्जिंग नेचर। एक तो क्वेश्चन में उसने ये पूछा था कि कॉन्टेक्ट लेंस का नेचर बताइए, और दूसरा ये पूछा था कि कॉम्बिनेशन की फोकल लेंथ बताइए। इसी रिजल्ट को और आगे ले जाओ, 1/f, f1 f2 का एलसीएम हो जाएगा f1 f2, और यहाँ से हो जाएगा f2 माइनस f1। तो ये आ जाएगा f इज इक्वल टू f1 f2 अपॉन f1 प्लस। आंसर नहीं, f2 माइनस f1। तो और जो क्वेश्चन है वो नेक्स्ट वाली क्लास में डिस्कस कर लेंगे। ये लो, तो एक तो सिंपल माइक्रोस्कोप कंप्लीट करिए, सिंपल माइक्रोस्कोप, और एक हम लोगों ने कंपाउंड माइक्रोस्कोप कंप्लीट कर लिया, कंपाउंड माइक्रोस्कोप। और कोई ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट कंप्लीट किया नहीं। और इन दोनों को कंप्लीट करते हुए एक बात पता चल चुकी है जो कि हर जगह यूज होनी है जब तक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट पढ़ा जाएगा। एक चीज पता चल चुकी थी कि कैपिटल डी इज 25 सेंटीमीटर और LDD V के नाम से फेमस है, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। यानी कि आंखों के सामने अगर कोई चीज 25 सेंटीमीटर पर रखी जाती है तो हेल्दी आइज उसको देख पाती हैं। 25 सेंटीमीटर से कम पर रखोगे तो दिखाई नहीं पड़ता, हेल्दी आइज के लिए है ये। दूसरा हमने सीखा इन दोनों को पढ़ते हुए कि जो फाइनल इमेज है दैट इज ए कोड वर्ड। बातें नहीं भाई, फाइनल इमेज मतलब इमेज जिसको आंखों ने देखा है, इमेज सीन बाय आइज। जब तक आप ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स पढ़ेंगे आपको ये कॉमन चीजें हर जगह पर मिलेंगी कि जिस इमेज को आंखों ने देखा है दैट इज कॉल्ड द फाइनल इमेज। और हमने इन दोनों ऑप्टिकल डिवाइसेस को जब पढ़ा है, कंप्लीट किया है, तो पता चला था कि नॉर्मल विजन, NV माने नॉर्मल विजन, नॉर्मल विजन को रिलैक्स्ड आई विजन भी कहा गया था, रिलैक्स्ड आई विजन। तो नॉर्मल विजन या रिलैक्स्ड आई विजन का मतलब होता है कि जो फाइनल इमेज है, फाइनल इमेज इज एट इनफाइनाइट, और इस केस में जो U होता है दैट इज फोकल लेंथ। आई पीस के करस्पॉन्डिंग बात होती है, क्योंकि फाइनल इमेज हमेशा कौन बना रहा होता है, आई वाला लेंस। तो आई लेंस से ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस किसके बराबर हो जाती है, फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस। और जब हमने बात की थी LDD भी, इसको स्ट्रेन्ड आई विजन भी कहा जाता है, स्ट्रेन्ड आई विजन। तो फाइनल इमेज कहाँ पाई जाती है, 25 सेंटीमीटर पर। फाइनल इमेज इज एट 25 सेंटीमीटर। इसी 25 सेंटीमीटर को कैपिटल D से लिखा जाता है। उस केस में जो U की वैल्यू आती थी वो क्या आती थी, FD अपॉन F+D। तुरंत नॉक करना पड़ेगा कि ये U किसके लिए है, आई लेंस के लिए।
अच्छा, सिंपल माइक्रोस्कोप में एक ही लेंस था, वो ऑब्जेक्टिव भी था, वो आई लेंस था, इसलिए उसके साथ ओ और ई नहीं लगाते थे। लेकिन आपको ये याद रखना पड़ेगा कि दिस इज फॉर द आई पीस लेंस। ये सारी बातें इन ऑप्टिकल डिवाइसेस को करते समय आ चुकी हैं और बार बार हमें यूज करनी है। तो आज का जो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है उसका नाम है एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। ये जितना भी अभी इधर था सब रिवीजन था। यहां से क्लास स्टार्ट हो रही है, तो जब आपको ये इमेज मिलेगी तो यहां से आप स्टार्ट करेंगे, वो सब रिवीजन में चला जाएगा। तो एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप क्या होता है? तो टेली माने दूर और स्कोप माने देखना। टेली मतलब दूर, स्कोप मतलब ऑब्जर्व करना। तो जो दूर के ऑब्जेक्ट दिखा दे उसका नाम क्या है? टेलीस्कोप। और एस्ट्रोनॉमी का मतलब क्या हो गया? अंतरिक्ष। तो आप उन ऑब्जेक्ट को फोकस करते हो जो कहाँ पर है? गैलेक्सी में है आपकी। तो पहला पॉइंट तो यहाँ पर यही हो गया कि टू सी DISTANT डिस्टेंट, और यहां पर लिखा मैंने ऑब्जेक्ट। यहां पर एक चीज लिख रहा है सिमेट्रिकल। एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप जो है डिस्टेंट माने कि अनंत वाले, सिमेट्रिकल मतलब जो लोग जिनका जो साइज उल्टा सीधा एक समान है। जैसे अगर हम लोग सन को देखें तो ऐसा दिखता है, इसको उल्टा करके देखें तो भी ऐसा दिखेगा। भाई आप अगर इसका उल्टा इमेज बनाओ तो क्या मिलेगा? डिस्क शेप में ही तो दिखेगा। मून को देखें तो ऐसा ही दिखेगा। सिमेट्रिकल का मतलब हो गया कि उनको अगर हम उल्टा भी कर दें फिर उनको सीधा कर दें, लेकिन हमें इस बात की फीलिंग नहीं आ रही कि उल्टा हो गया ये, तो वो सिमेट्रिकल है। अब जैसे मान लो आपने एक सैटेलाइट खुद भेजा है बना करके आर्टिफिशियल, तो आपने जो सैटेलाइट भेजा है वो बहुत अजीबोगरीब ज्योमेट्री का है, बहुत अजीब सा है वो आपकी उसकी बनावट। तो इसके लिए तुम एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप को इस्तेमाल नहीं कर सकते। एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप उन ऑब्जेक्ट को दिखाता है जो डिस्टेंट तो हैं, और डिस्टेंट में वो कैसे हैं? सिमेट्रिकल। तो सिमेट्रिकल में आप देखिए जितने भी नेचुरल ऑब्जेक्ट हैं, सन हो गया, मून हो गया, स्टार हो गया, तो जो नेचुरल ऑब्जेक्ट हैं 99% सारे के सारे सिमेट्रिकल ही हैं। यहाँ से आप देखोगे जब टेलीस्कोप लगा करके तो तुमको सर्कुलर टाइप से दिखाई देंगे या एलिप्स टाइप से दिखाई देंगे, हल्का सा इलिप्टिकल होंगे, बट उनका अगर उल्टा इमेज बनेगा तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट बात आपको जो है मिस नहीं करनी है। इसका मतलब ये हो गया कि आगे जा करके जो अनसिमेट्रिकल के डिस्टेंट है, अनसिमेट्रिकल के भी तो डिस्टेंट है, तो अनसिमेट्रिकल के डिस्टेंट के लिए किनको यूज करेंगे? तो आंसर है टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप को। ठीक है, तो एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप की बात हो रही है फिलहाल। टू सी डिस्टेंट सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट वी यूज AT फॉर एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। अब इस AT में होता क्या है भाई? तो इन AT टू converging nature lenses having variable distance। तो AT को जब आप देखोगे, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप को जब आप देखोगे तो आपको ये पता चलेगा कि इसमें दो कन्वर्जिंग नेचर लेंसेज हैं और जिनके बीच का जो डिस्टेंस है वो कैसा है? वेरिएबल है। चलिए सेकंड नंबर पॉइंट को करने के बाद यहाँ पर इसको रफ टाइप से डायग्राम में कन्वर्ट किया जाए। ये कन्वर्जिंग नेचर लेंस है और ये भी कन्वर्जिंग नेचर लेंस है, और इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो L कहलाता है, और ये वेरिएबल है। CM में भी दोनों लेंसों के जो बीच की डिस्टेंस थी वो कैसी थी? वेरिएबल थी, और इसमें भी वेरिएबल है। जो कन्वर्जिंग नेचर लेंस ऑब्जेक्ट का सामना करता है वो ऑब्जेक्टिव कहलाता है, और जो कन्वर्जिंग लेंस आंखों का सामना करता है वो आई लेंस कहलाता है।
अब एग्जाम में जब आप इसके बारे में लिख रहे हैं तो डायग्राम से आपका काम चल जाएगा, अलग से आपको लिखने की जरूरत नहीं है कि ऑब्जेक्टिव लेंस। जैसे ही आप सेकंड नंबर पॉइंट लिख करके ये सपोर्टिंग डायग्राम बनाओगे, फिर उसके बाद ठीक है, ऑब्जेक्टिव फेसिंग द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्टिव क्या कर रहा है, फेसिंग ऑब्जेक्ट, और जो आई लेंस है वो क्या कर रहा है, फेसिंग आईज। और सीएम की तरीके से ये फिक्स होता है। और आई पीस कैसा होता है, मूवेबल। तो देखो वही बातें जो हमने अब बता रखी हैं लास्ट क्लास में, वो सब आगे यूज होने वाली हैं। तो देखो यहां तक की सारी चीजें तो वही सीएम वाली हैं, केवल इतना डिफरेंस है कि सीएम जो है माइक्रोस्कोपिक को देखता था और ये डिस्टेंट सिमेट्रिकल को देखता है। अब इसके बाद क्या आना चाहिए, आपने पूरा जो है डायग्राम बना लिया है सपोर्टिंग। तो एक रफ वर्क है जो तुम्हारे अपने लिए है, ये एग्जाम में नहीं लिखना, ये तुम्हारे अपने लिए, जरा समझ लो क्यों, एग्जाम में नहीं। हाँ, इससे कोई अगर क्वेश्चन आता है, शॉर्ट क्वेश्चन बनता है, ऑब्जेक्टिव बनता है, तो जरूर आप जो है यहां से आंसर निकाल लोगे। रफ वर्क ये है कि एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप का जो ऑब्जेक्टिव लेंस है, कहा जाता है बड़ा से बड़ा ले लो, बड़े से बड़ा साइज का लो। ऐसा क्यों कहा जाता है, बड़े से बड़ा साइज का लो? तो यानी कि रफ वर्क में कि इन 80 ऑब्जेक्टिव लेंस हैविंग ग्रेटर साइज एक्सप्लेन करना है भाई, ऐसा क्यों सजेस्ट किया जाता है? तो उसकी वजह क्या है, उसकी वजह यह है कि ऑब्जेक्टिव लेंस के सामने जो ऑब्जेक्ट है वो कहां पर है, इनफाइनाइट पर है। तो रफ वर्क है कि 80 का ऑब्जेक्टिव बड़े साइज का क्यों होना चाहिए? बड़े साइज का इसलिए होना चाहिए कि लाइट कहां से चल रही है, इन्फिनिटी से, इतनी दूर से आ रही है। तो सन से जो लाइट चलती है क्या वही अर्थ पर पहुंचती है? काफी सारा नुकसान हो जाता है ना। तो देखिए इन्फिनिटी से लाइट आ रही है, इन्फिनिटी से लाइट आ रही है, बड़ी दूर से चल के आ रही है, और तुमने क्या किया कि ऑब्जेक्टिव का साइज छोटा कर दिया, बोले ये ऑब्जेक्टिव है। तो एक तो ऑलरेडी रास्ते में लाइट का क्या हो चुका है, नुकसान हो चुका है, और जो थोड़ी बची हुई लाइट आपके पास तक आई है, छोटे साइज के लेंस ने सबका इस्तेमाल किया, नहीं किया। तो अब जो इमेज बनेगी वो कम लाइट का इस्तेमाल करके बनेगी, पहले से ही नुकसान हो चुका है, और जो इमेज बनाने में लाइट इस्तेमाल हो रही है वो भी पूरी इस्तेमाल नहीं हो रही है। तो हो सकता है कि ऐसी इमेज बने जिसकी इंटेंसिटी इतनी खराब होगी तुम्हें कुछ दिखाई ना पड़े। एंड दैट इज वाई सजेशन आया कि बड़ा से बड़ा ऑब्जेक्टिव लो, यानी एक एक बूंद जो है लाइट की वो क्या करना चाहते हैं, इस्तेमाल करना चाहते हैं, क्योंकि जो इंटेंसिटी का नुकसान हो चुका है, चलिए कोई बात नहीं, उसके ऊपर तो हमारा कंट्रोल नहीं है, लेकिन जो भी हमारे पास पहुंचा है हम उसका 100% इमेज बनाने में क्या करें, इस्तेमाल करें। एंड दैट इज वाई सजेशन कम्स कि बड़े साइज का ऑब्जेक्टिव यूज करो। तो क्या इसका आंसर हो गया कि बिग साइज ऑब्जेक्टिव यूजेज ऑल intensity of light coming from infinite, so इमेज फॉर्म, तो अब जो इमेज बनेगी वो सफिशिएंट ब्राइट वाली बनेगी, तो सो इमेज फॉर्म विद सफिशिएंट इंटेंसिटी। अरे इतनी तो इंटेंसिटी वाली बनेगी हमें दिखाई पड़े। तो ये हो गया बिग साइज का फंडा। और इधर हमें पता है कि फोकल लेंथ लेंस की किस पर डिपेंड करती है, रेडियस ऑफ कर्वेचर पर। और देखा जाए तो प्रोपोर्शन कनेक्शन है, क्योंकि मेकर फार्मूले में इधर 1/f आता है और राइट हैंड साइड में R1 R2 आता है। तो जो बिग साइज लेंस होंगी उनकी रेडियस ऑफ कर्वेचर्स क्या हो जाएंगी, बड़ी, और इसलिए सपोर्टिंग फोकल लेंथ भी क्या हो जाएगी, बड़ी।
तो यहाँ से इस रफ डिस्कशन से आपको पता चल गया कि 80 का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, बड़ी फोकल लेंथ का होता है, ठीक है। लेकिन जो आई पीस है वो कैसा है, आई पीस लेंस कैसा है, वो बड़ी फोकल लेंथ का कभी हो ही नहीं सकता, चाहे ना तो भी नहीं हो सकता। क्यों, जरा देख लेना यहीं पर। देखो अभी तो ये कंफर्म हो गया, तो जो कंफर्म हो गया उसको मैं लिखता हूं यहां पर। हमारी हेडिंग का नाम होगा अब आगे वर्किंग ऑफ 80, वर्किंग ऑफ 80, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप की वर्किंग। तो इसमें जो है सबसे पहले हमने अभी डिस्कशन से पता चला कि इन 80 ऑब्जेक्टिव लेंस हैविंग ग्रेटर फोकल लेंथ, अच्छा फोकल लेंथ ग्रेटर तो पावर कैसी, लेसर, तो लेसर पावर। क्यों, इस क्यों को मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। एग्जाम में अगर आता है कहीं पे शॉर्ट टाइप क्वेश्चन की वाई इन 80 वी यूज बिग साइज लेंस, तो आपको आंसर देना पड़ेगा, ठीक है ना। तो अब ग्रेटर साइज का जो है हम ऑब्जेक्टिव इस्तेमाल करते हैं 80 में, और यहां जो लिखा जा रहा है उस पर जरा ध्यान दें। सेलेक्टिंग आई पीस लेंस always having sufficient focal length, मतलब फ्यू सेंटीमीटर। आई पीस वाला लेंस चाह के भी बड़ा नहीं हो सकता। क्यों, जरा समझना भाई, ये आपकी आंखें हैं, करीब ये जो साइज होता है ना यहां से यहां तक का 1 सेंटीमीटर से 2 सेंटीमीटर का होता है। और जो हमने चश्मा लगा रखा है देखो, उसने हमारी आंखों को जस्ट क्या किया है, कवर किया हुआ है। तो आंखों के सामने जो ये लेंस लगा होता है उसका भी जो ये साइज है ये इसी के आसपास होना चाहिए। कायदा तो ये कहता है कि जो आपका आर्टिफिशियल लेंस है उसका साइज आंखों से थोड़ा क्या हो, बड़ा हो, बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए। अब जब कोई चीज आती है तो लाइट यहाँ गिरती है, सारी की सारी आंखों के अंदर पहुंचा दी जाती है। लेकिन मान लो ये बड़े साइज का लेंस तुमने लगा दिया आंखों के सामने, और अब आप हमारे ऊपर ही इसको अप्लाई कर लो। हमने बड़े साइज का लेंस लगा दिया आंखों के सामने, तो जब बड़े साइज का लेंस लगा दिया तो वहां से लाइट आई, जिसको भी हमने देखा वहां से लाइट आई। और जब लाइट आती है तो हमेशा 2 ग्रुप्स में आती है, एक ग्रुप होता है मार्जिनल और दूसरा क्या होता है, पैराक्सियल जो होती है वो कम हाइट की होती है। जैसे सपोज कर लीजिए कि ये हमारा प्रिंसिपल एक्सेस है, तो जो कम हाइट की हैं वो पैराक्सियल है, और जो ज्यादा हाइट वाली हैं वो क्या है, मार्जिनल है। तो जो मार्जिनल आएंगी बड़े साइज के लेंस पर गिरेंगी कि लेकिन वो मेरी आंखों में नहीं जा पाएंगी। हमारी आंखों में कौन जा पाएंगे, पैराक्सियल। तो इंटेंसिटी का नुकसान हुआ कि नहीं हुआ। और पैराक्सियल और मार्जिनल जब दोनों लोग कभी इमेज बनाती हैं तो भी समस्या खड़ी हो जाती है। जैसे मान लेते हैं कि अगर मार्जिनल को और पैराक्सियल को इमेज बनाने का मौका दे दिया जाए तो क्या होगा। तो जानते हैं जो मार्जिनल वाले लोग होंगे वो इमेज जो है लेंस के बहुत करीब बनाएंगे, और जो पैराक्सियल वाले लोग होंगे वो इमेज कहाँ बनाएंगे, दूर। तो हमारी आंखों का जो रेटिना है वो क्या है, दूर है, ठीक है। मार्जिनल वाले लोग जो इमेज बना देंगे किस पर, रेटिना से पहले, तो रेटिना पर जो जाएगा नहीं वो हमें दिखाई नहीं पड़ेगा। और पैराक्सियल वाले ही रेटिना पर बना सकते हैं, लेकिन थोड़ी देर के लिए आंखों को वहां से हटा लो। तो जब आंखों को तुमने हटा लिया, मार्जिनल ने इमेजेस बना डाली, पैराक्सियल ने भी इमेज बना डाली। अब जब तुम उस पैटर्न को देखोगे तो बड़ा अजीब सा इर्रेगुलर सा पैटर्न नजर आएगा। मैं आपसे पूछूंगा क्या दिखाई दे रहा है, आप बताओगे कि कुछ समझ में तो नहीं आ रहा कि क्या चीज है। नाउ द समस्या इज कॉल्ड द स्फेरिकल एबरेशन। इसको क्या कहते हैं, स्फेरिकल एबरेशन। एंड दैट इज वाई अगर तुमने आंखों का लेंस बड़ा कर दिया
अगर मैंने अपने चश्मे में बड़े साइज का लेंस लगा दिया तो आगे की सीट पर बैठा हुआ कैंडिडेट हमको नजर नहीं आएगा। मुझे ये तो पता रहेगा कि हाँ समथिंग इज देयर, बट कौन है मैं उसको बाई फेस नहीं पहचान पाऊंगा। यानी यहाँ पर जो प्रॉब्लम आ रही है उसका नाम क्या है? स्फेरिकल एब्रेशन। अब यहाँ पर आप देखिए जो मैंने लिखा हुआ है कि सिलेक्टिंग आई पीस लेंस ऑलवेज हैविंग सफिशिएंट फोकल लेंथ, चाह के भी आप इसको बड़ा नहीं कर सकते। तो जरा ध्यान देना, यहाँ पर एक बात आपके लिए लिख रहा हूं रफ पर, अगर आई पीस बड़ा हो गया देन स्फेरिकल एब्रेशन टेक प्लेस। स्फेरिकल एब्रेशन की जो समस्या है वो आ जाएगी और आपको इससे अपने आप को बचाना है। तो चाहे सीएम का आई पीस हो, चाहे एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप का आई पीस हो, ओवरऑल किसी भी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट का जो आई पीस है वो कभी भी बड़ा नहीं हो सकता। ठीक है, तो वर्किंग प्रिंसिपल में ये पॉइंट हमने लिख दिया कि आई पीस तो यार सफिशिएंट साइज का ही होगा। तो अब आगे देखें क्या होगा जब आपने पूरी सेटिंग बना ली। तो वो फॉर्मेलिटी जरा सीएम की याद है? सीएम की फॉर्मेलिटी क्या थी? ऑब्जेक्टिव से बनने वाली इमेज आईपीस के लिए क्या बन जाती थी? ऑब्जेक्ट। आईपीस उसको दोबारा से क्या करता था? मैग्नीफाइड करता था। वही सेम पॉइंट लिखने वाले हैं, ध्यान देना कि रियल इनवर्टेड इमेज फॉर्म बाय ऑब्जेक्टिव ऑफ 80 का फुल फॉर्म एग्जाम में आपको लिखना पड़ेगा, बिकम ऑब्जेक्ट फॉर आई पीस। ऑब्जेक्ट फॉर आई पीस, बिल्कुल वही सेम टू सेम लाइन सेम वाली लिख रहा हूं। एंड आई पीस अगेन फॉर वर्चुअल मैग्नीफाइड इमेज। virtual magnified image which easily focused by eyes, easily focused by eyes। ये तो हो गया इसके काम करने का तरीका। अब जैसे ये हमारे पास में ऑब्जेक्टिव है, डॉटेड लाइन से दिखाया, ये हमारे पास में आई पीस है, ऑब्जेक्टिव के सामने ऑब्जेक्ट कौन सा है? डिस्टेंट है, लाइक ए सन मून। तो सन मून के जो साइज होते हैं मतलब डायमीटर, तो ये मान लेते हैं कि ए बी ऑब्जेक्ट है जो कि इनफाइनाइट पर है, ए जेड इन्फिनिटी, यू बराबर इन्फिनिटी। यहां भी ध्यान देना कि u इज इक्वल टू इन्फिनिटी ले लिया गया सीधे सीधे, और जो अनंत पर होते हैं वो इमेज कहाँ बनाते हैं? फोकस पर। तो भैया इस ऑब्जेक्टिव का अपना फोकस होगा, तो उसको हम एफ ओ से लिखेंगे, यहाँ पर भी एफ ओ से लिखेंगे। ए बी इनफाइनाइट पर है और ऑब्जेक्टिव ने उसकी इमेज बना डाली है ए डैश एंड बी डैश। उस बात का भी हम रफ डायग्राम में ध्यान दे रख रहे हैं कि आईपीस छोटा होता है, ए डैश बी डैश। ये आपकी आईज है। अब ए डैश बी डैश को इस आई पीस के फोकस के अंदर आना चाहिए। ए डैश बी डैश को आई पीस के फोकस के अंदर आना चाहिए। मान लेते हैं आई पीस का फोकस ये है एफ ई, तो आंखें कहेंगी कुछ दिख ही नहीं रहा। तो अब आई पीस को आप क्या कर सकते हो? स्लाइड कर सकते हो। तो अंदर की ओर बाहर की ओर जैसी सेटिंग बन जाए। तो अब हमने आई पीस को खिसकाना शुरू किया। जैसे ही आई पीस को खिसकाना शुरू किया तो ये आई पीस मान लेते हैं शिफ्ट हो गए, यहाँ से यहाँ आ गया। जब आई पीस शिफ्ट हो गए यहाँ से यहाँ आ गया तो ये जो ऑब्जेक्ट था ए डैश बी डैश, ये इसके फोकस के कहाँ आएगा? अंदर आ जाएगा। तो सपोर्ट में सीएम में भी इस बात को हम लोगों ने अलग डायग्राम से दिखाया था, यहाँ पर भी दिखाते हैं। तो अब आई पीस की सेटिंग में थोड़ा सा चेंज किया
और इस सिचुएशन पर पहुंच गए। ये आई पीस है, ये आई पीस, और ये था सामने ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश। आई पीस को इतना शिफ्ट किया कि इसके फोकस के अंदर आ जाए। अब देखिएगा मेन डायग्राम में, मेन डायग्राम में ये जो है दैट इज यूई, इस बात को सपोर्ट करते हुए बिकम ऑब्जेक्ट फॉर आई पीस। ऑब्जेक्टिव से बनने वाली इमेज आई पीस के लिए क्या बन जाती है? ऑब्जेक्ट। और ये वाली डिस्टेंस क्या होगी भाई? वीओ। लेकिन वीओ बराबर क्या होगा? एफओ, क्योंकि यूओ क्या है? इनफाइनाइट। याद रखना एग्जाम में एक बार क्वेश्चन ऐसा भी आया टेलीस्कोप पर, यूओ इनफाइनाइट नहीं है। अगर यूओ इनफाइनाइट नहीं है तो वीओ की वैल्यू एफओ नहीं होगी। उस समय वीओ मीन्स वीओ। लेकिन अभी हम लोग क्या लेके चल रहे हैं कि यूओ इनफाइनाइट है। अब ये आपके दोनों लेंथ रहे तो इनके बीच की जो डिस्टेंस है दैट इज एल फॉर लेंथ, 80 फॉर 80 की लेंथ। और यहां पर आप देखिए क्या बन गया? एफओ प्लस यूई, ये लेंथ ऑफ 80 हो गया। जैसे ही आपने ए डैश बी डैश को आई पीस के फोकस के अंदर ले लिया तो आई पीस जो है चमत्कार करता है और वर्चुअल की मैग्नीफाइड इमेज बना देता है। ए डबल डैश बी डबल डैश, दिस वन इज यूई एंड इट इज वीई। ये हो गया वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ 80। सीक्वेंस में ही सारा काम हो रहा है, तो जब आप देखेंगे इमेजेस में जब भेजूंगा तो कोई समस्या नहीं आएगी। वर्किंग ऑफ 80 कंप्लीट हुआ। कहीं कोई दिक्कत हुई हो तो बता देना, ठीक है। इमेज वीडियो तो चली है ना, उससे स्क्रीनशॉट भी आ जाएगा, कोई समस्या नहीं। फिर एक बार देख लो भाई, कहां से अर्णव बाबू बता दें। आपको ये तो बताया गया ना कि कन्वर्जिंग लेंस में अगर कोई ऑब्जेक्ट या कोई चीज फोकस के अंदर होती है तो ये कन्वर्जिंग नेचर का लेंस क्या करता है? वर्चुअल का मैग्नीफाइड इमेज बनाता है। हम रे डायग्राम बना के थोड़े दिखा रहे हैं, हम उतना ही काम करेंगे जितने मार्क्स का वो क्वेश्चन होगा। रे डायग्राम बनाना तो फिर अलग से क्वेश्चन आएगा कि नाउ ड्रा द रे डायग्राम फॉर द 80, तो वो भी करके दिखाएंगे। तो आपको पता है कि जो ये कन्वर्जिंग नेचर के लेंसेज होते हैं, जब कोई चीज उनके फोकस के अंदर आ जाती है तो उसका वर्चुअल में मैग्नीफाइड इमेज बनाते हैं। रे डायग्राम मैंने नहीं बनाया, मैं तो जानता हूँ कि ये काम करते हैं। और वो जो मैग्नीफाइड इमेज होती है वो हमेशा फोकस से कहाँ होती है? बियॉन्ड, तो सीधे सीधे वर्चुअल की मैग्नीफाइड इमेज दिखाते, ठीक है। अब बात कर लेते हैं इनके मैग्नीफाइंग पावर की कि भाई 80 का मैग्नीफाइंग पावर क्या होता है। तो वर्किंग प्रिंसिपल के बाद फिर मैग्नीफाइंग पावर लिखने को आता है, जरा उसमें अलर्ट रहिएगा भाई। मैग्नीफाइंग पावर एमपी, बात कर रहे हैं फॉर 80। तो 80 की जो मैग्नीफाइंग पावर है लेंथ, लेंथ मींस एल फॉर 80। तो भैया मैग्नीफाइंग पावर का ओरिजिनल फार्मूला होता है बीटा बाई अल्फा। सॉल्व करने पर आता है एफओ अपॉन यूई। और लेंथ अभी अभी आपने देखा था, रफ कर दिया है, लेंथ की वैल्यू कितनी आई थी? एफओ प्लस यूई, ये आई थी। चलते हैं नॉर्मल विजन पर। अगर आप नॉर्मल विजन को सपोर्ट करते हैं तो नॉर्मल विजन का मतलब होता है कि वीई बराबर इन्फिनिटी। सपोर्टिंग डायग्राम अभी भी आपके लिए कि फाइनल वाली इमेज को कहाँ जाना पड़ेगा? इनफाइनाइट पर जाना पड़ेगा। तो वीई बराबर इन्फिनिटी का मतलब हो गया यूई बराबर एफई। तो यहाँ पर आप पुटअप करोगे तो एमपी बराबर हो जाएगा एफओ बाई एफई और लेंथ बराबर हो जाएगा एफओ प्लस एफई। आप अपनी बुक्स में, टेक्स्ट बुक्स में देखोगे तो यहाँ नेगेटिव लिखा होगा, क्योंकि जब हम निकालते हैं तो यूई की वैल्यू क्या आती है? माइनस एफई। तो यहाँ पे ये वैल्यू उठा के रख दिया इन्होंने। लेकिन हमें पता अच्छे से, आपको भी पता हो जाना चाहिए कि मैग्नीफाइंग पावर में साइन कन्वेंशन का कोई रोल नहीं है।
इसलिए साइन के साथ वैल्यू रखनी नहीं चाहिए। बट अगर आप ये गलती कर देते हैं तो कोई बात नहीं, अगर आप ये गलती करते हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब क्या करें भाई, स्ट्रेन डाइविजन की बात कर लिया जाए। स्ट्रेन डाइविजन का केस जरा फॉलो कर लेते हैं। स्ट्रेन्ड आई विजन, तो जब बिगिनिंग ऑफ द ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स था ये दोनों चीजें हम लोगों ने बहुत डिटेल में की थी। स्ट्रेन्ड आई विजन का मतलब है वीई को कहाँ जाना पड़ेगा, 25 सेंटीमीटर पर, यानी कैपिटल डी पर। उस समय यूई की वैल्यू क्या आएगी, एफ ई डी अपॉन एफ ई प्लस डी। सारे बड़े बच्चे यहाँ बैठे हैं, यही यूई की वैल्यू मैं यहाँ रख देता हूँ और यही यूई की वैल्यू यहाँ रख देता हूँ, और जब रखूंगा तो रिजल्ट आएगा एम पी बराबर एफ ओ अपॉन एफ ई, ब्रैकेट में 1 प्लस एफ ई बाई डी, और लेंथ की वैल्यू आएगी एफ ओ प्लस एफ ई डी अपॉन एफ ई प्लस डी। तो न्यूमेरिकल के लिए मैग्नीफाइंग पावर के ये फार्मूले हो गए। एक बार आप रिकॉल करिए एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप जो आपके सामने बताया गया। आज क्या दिक्कत है, लो बैटरी वाली बता रहा है। ये सारे रिजल्ट आप लोगों ने वेरीफाई कर लिए ना। अब देखिए इससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि ये सारे के सारे रिजल्ट आपको तब मिले हैं जब आपने यूओ की वैल्यू क्या ली थी, इनफाइनाइट। तो इस पॉइंट पर जरा ध्यान देना। फॉर 80 एमपी का ओरिजिनल फार्मूला था एफओ बाई यूई, लेंथ का ओरिजिनल फार्मूला था एफओ प्लस यूई। नॉर्मल विजन के केस में एमपी का फार्मूला था एफओ बाई एफई, और लेंथ का फार्मूला था एफओ प्लस एफई। और स्ट्रेन्ड आई विजन, जिसको कि एलडीडी भी कहा जाता है, स्ट्रेन्ड आई विजन एसईवी, इसमें आया है एफओ अपॉन एफई, ब्रैकेट में 1 प्लस एफ ई बाई डी, और लेंथ आया है स्ट्रेन्ड आई विजन में एफ ओ प्लस एफ ई डी अपॉन एफ ई प्लस डी। तो ये सारे के सारे रिजल्ट्स जो हैं ऑल आर ट्रू, ऑल आर ट्रू व्हेन वी कंसीडर distant object is at infinite, UO is equal to infinite। लेकिन अगर UO infinite ना हो तो if UO not is equal to infinite, भाई कहा जाए मून जो है वो अर्थ से इतने किलोमीटर की डिस्टेंस पर है, तो बाउंडेशन आपके ऊपर लग गई, आपको UO इनफाइनाइट नहीं लेना है। तो जब UO की वैल्यू इनफाइनाइट नहीं होगी तब ये सारे के सारे फार्मूले कैसे यूज करोगे? तो आंसर है कि भाई उस केस में इफ UO नॉट इज इक्वल टू इनफाइनाइट देन रिप्लेस FO बाई VO। कॉमन सेंस लगा दीजिए यार, UO अगर इनफाइनाइट होगा तो VO बराबर क्या होगा, FO, और जब UO इनफाइनाइट नहीं होगा तो VO आपका FO के बराबर नहीं होगा। तो अब इस केस में मैग्नीफाइंग पावर का फार्मूला क्या बनेगा? फार्मूला बनेगा VO बाई UE। लेंथ का फार्मूला क्या बनेगा? VO प्लस UE। नॉर्मल विजन का फार्मूला क्या बनेगा? VO बाई FE। लेंथ का फार्मूला क्या बनेगा? VO प्लस FE। और ये वाला फार्मूला क्या बनेगा? MP VO बाई FE, ब्रैकेट में 1 प्लस FE बाई D। और ये बनेगा लेंथ का
VO प्लस FE D अपॉन FE प्लस D। अब जो बात अभी आपसे डिस्कस की जा रही है, तो बोर्ड की हिस्ट्री में, चाहे जो बोर्ड हो आपका, बोर्ड की हिस्ट्री में आपको कैसे इन्होंने जो है परेशान किया। उन्होंने इस पर क्वेश्चन बनाया। क्वेश्चन कुछ इस तरीके का है, मुझे न्यूमेरिकल वैल्यू तो याद नहीं होगी, लेकिन फिर भी मैं उस तरीके का क्वेश्चन बना देता हूँ। क्वेश्चन आया कि इन टेलीस्कोप, अब ढेर सारे टेलीस्कोप्स होते हैं, कुछ ना कहे तो हमेशा एस्ट्रोनॉमिकल की याद आएगी। जैसे बहुत सारे टेलीस्कोप आएंगे, रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप, ये टेलीस्कोप, वो टेलीस्कोप, कुछ नहीं कहते हो तो एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप के बारे में सोचना है। तो इन टेलीस्कोप फाइंड लेंथ इफ ऑब्जेक्ट इज एट 10 किलोमीटर फ्रॉम ऑब्जेक्टिव लेंस, और FO आपको दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर और FE दिया गया है 2 सेंटीमीटर। अब ये क्वेश्चन एग्जाम में आ गया। तो आपने नोटिस किया कि क्वेश्चन में हमसे फाइंड लेंथ पूछा गया, टेलीस्कोप की लेंथ पूछा गया। और लास्ट वाली क्लास में भी आपसे डिस्कशन हो रहा था कि नथिंग से स्पेशली तो ऑलवेज कंसीडर नॉर्मल विजन। कुछ नहीं बताया तो हमेशा क्या लेते हैं, नॉर्मल विजन। तो आपने उस बात पर ध्यान नहीं दिया। सीधे रटने की भी एक लिमिट होती है, समझ करके रट लीजिए तो बहुत अच्छी बात है। तो आपने जो है लेंथ का फंडा लगाया नॉर्मल विजन में, FO प्लस FE, और आपने लिखा 5 + 2 7 सेंटीमीटर। अब ये रॉन्ग हो गया, क्योंकि क्वेश्चन में जो UO है वो 10 किलोमीटर है। तो अब ये रॉन्ग क्यों हो गया, क्योंकि UO इनफाइनाइट नहीं है। UO की वैल्यू है 10 किलोमीटर। तो अब लेंथ का फार्मूला क्या चुनना पड़ेगा, VO प्लस FE। और VO कहाँ से आएगा, FE तो अपने पास 2 है। तो देखो CM पढ़ाते समय मैंने कहा था 3 फैमिली मेंबर्स हैं, ऑब्जेक्टिव के 3 मेंबर हैं FO, UO और VO। इनमें से कोई भी एक गायब हो, फंडा लगाओ 1/FO बराबर 1/VO माइनस का 1/UO। तो अब यहाँ पर FO की वैल्यू क्या है, 5। FO कैसा लेंस है, कन्वर्जिंग, प्लस में फोकल लेंथ। VO चाहिए और UO की वैल्यू है 10 किलोमीटर, यानी कि 10 के बाद कितने 0, और UO का साइन कैसा होता, माइनस। यहां से VO निकलेगा, जो VO यहां से निकलेगा यहां रखा जाएगा। अब जो आंसर आएगा वो आपका सही आंसर होगा। हो जाएगा ना आगे। तो बी अलर्ट कि यहां पर इस वाले केस के लिए हमेशा तैयार रहिए। हटाएं इसको। अब एक चीज और देखना कि बिल्कुल अपने दिमाग में ये बिठा लो यार कि मैग्नीफाइंग पावर में जो लोग दिखते हैं और लेंथ में हमें जो लोग दिखते हैं, लेंथ के फार्मूले में हमें जो लोग दिखते हैं, उनकी केवल वैल्यू रखी जाती है, साइन नहीं रखा जाता है। वैसे तो यहां से VO प्लस में आएगा क्योंकि रियल इमेज बनी है, लेकिन थोड़ी देर के लिए मान लो अगर VO निगेटिव आता तो यहां से उठ करके जब यहां जाता तो केवल क्या जाती, वैल्यू, क्योंकि मैग्नीफाइंग पावर में और लेंथ के फार्मूले में साइन का कोई रोल नहीं है। लेकिन जिस फार्मूले की हेल्प से आप निकालते हो वहां सब कुछ किसमें चलता है, साइन के साथ। तो मिलेगा भी किसमें, साइन के साथ। लेकिन जब आप उसको पुटअप करोगे MP में और लेंथ में तो केवल क्या रखेंगे, वैल्यू। हटाए, ठीक। तो एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप कंप्लीट हुआ। बात करते हैं अब रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप की। सबसे बड़ा रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप कैलिफोर्निया में है। तो बात कर लेते हैं रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप। रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप देखिए भाई किस तरीके से काम करता है ये। इधर है एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। अब बारी आती है बाकी के टेलीस्कोप जब पढ़े जाएं तो कंपैरेटिव वे में पढ़े जाएं। तो एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप
टेलीस्कोप। और फिर इधर बात करते हैं टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप। टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप फीचर्स में सबके एक साथ लिखता हूं। तो एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप में क्या था, ऑब्जेक्टिव नाम की एक चीज थी और आई पीस नाम की भी एक चीज थी। तो ऑब्जेक्टिव क्या था, कन्वर्जिंग लेंस। आई पीस क्या था, कन्वर्जिंग लेंस। टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप में ऑब्जेक्टिव क्या होता है, तो सेम एज एटी। जैसे एटी में कन्वर्जिंग नेचर का लेंस होता है, ऐसे टेरेस्ट्रियल में भी कन्वर्जिंग नेचर का लेंस होता है। और आई पीस टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप में क्या होता है, तो सेम एज एटी। चलते हैं रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप के पास। रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप में ऑब्जेक्टिव क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय ऑब्जेक्टिव, जो ऑब्जेक्ट का सामना करे वो ऑब्जेक्टिव कहलाता है। तो रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप में ऑब्जेक्टिव क्या होता है, तो पैराबोलिक कॉनकेव मिरर। आप लिखने का टेंशन बिल्कुल मत लीजिए, मैं एक एक इमेज सीक्वेंस में भेजूंगा, इमेज का नंबर, फिर इमेज सेकंड नंबर, तो आप परेशान मत होइए। और रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप में आई पीस क्या होता है, व्हाट इज आई पीस, विच फेसिंग द आई, तो भैया सेम एज 80। 80 मीन्स एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, 80 RT TT टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप। ये तो हो गया, इनके फीचर्स कंपेयर हो रहे हैं। अब रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप किस काम में इस्तेमाल होता है, तो आंसर है टू सी डिस्टेंट सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट। सन हो गया, मून हो गया, ये सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट है। यहां पर भी वही टू सी डिस्टेंट मतलब जो आसमान में है, सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट। और टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप किस लिए होता है, दोनों के लिए। चाहे तो आप इसका इस्तेमाल सिमेट्रिकल के लिए करें या फिर अनसिमेट्रिकल के लिए। तो टू सी सिमेट्रिकल एंड unsymmetrical distant object। अब वर्किंग प्रिंसिपल क्या था भाई इसका, लिखता हूं पहले वर्किंग। तो रियल इमेज, अब देखना थोड़ा सा मेरा तरीका बदल जाएगा। रियल इमेज फॉर्म बाय ऑब्जेक्टिव। अब मैं आगे लेंस नहीं लिखूंगा, ऑब्जेक्टिव। यहां पे कौन होता है, कन्वर्जिंग लेंस। तो रियल इमेज फॉर्म बाय ऑब्जेक्टिव बिकम ऑब्जेक्ट फॉर आई पीस एंड अगेन eyepiece form final virtual magnified image। ये लिखा मैंने, यहां पर सेम, टीटी में सेम और आरटी में भी सेम, लेकिन चालाकी से काम करना पड़ेगा क्योंकि यहां का वो ऑब्जेक्टिव मिरर ये काम कर रहा होगा और यहां पर तो ऑब्जेक्टिव क्या है, लेंस ही है। तो लिखने की फॉर्मेलिटी पूरी हो गई। मैग्नीफाइंग पावर के फार्मूले सब सेम, ये देखिए एमपी फार्मूला, लेंथ फार्मूला, ये सब के सब आपके नोन है, नोन।
सेम यहां पर भी रहेगा। एमपी फार्मूला सेम एज 80, लेंथ फार्मूला सेम एज 80, सब कुछ वैसे ही जैसे आपने अभी तक काउंट किया था। चलते हैं टीटी के पास। टीटी में एक लेंस होता है जिसका नाम है इरेक्टिंग लेंस। यहां पे थोड़ा ध्यान देना भाई, टीटी में एक लेंस होता है दैट इज कॉल्ड द इरेक्टिंग लेंस, और वो क्या करता है, उल्टी इमेज को सीधा करता है। और इसलिए टीटी में जो एमपी फार्मूला है सेम एज 80 है, सेम एज 80, और जो लेंथ फार्मूला है जरा ध्यान देना, लेंथ टीटी, एल फॉर लेंथ टीटी, तो यहां पर लिखो लेंथ फार्मूला 80, लेंथ फार्मूला 80, और आगे प्लस का 4f और कर दो। जहां पर ये जो f है ना, ये फोकल लेंथ ऑफ इरेक्टिंग लेंस है। कंसंट्रेशन में रहिएगा, नहीं तो अभी आप मिस कर दोगे। फोकल लेंथ ऑफ इरेक्टिंग लेंस, फोकल लेंथ ऑफ इरेक्टिंग लेंस। जैसे आप 80 का वो लेंथ का फार्मूला बताइए जब नॉर्मल विजन था, तो नॉर्मल विजन में 80 का फार्मूला था L80 बराबर था FO प्लस FE। तो नॉर्मल विजन में TT का फार्मूला क्या होगा, FO प्लस FE प्लस 4F। यानी आप देखो ना, सीधे सीधे फार्मूला किसका कॉपी कर लेते हो, 80 का, और साथ में प्लस में क्या लगा देते हो, 4F। बहुत डेप्थ में आपको नहीं जाना ये सब क्यों होता है, ठीक है। तो इरेक्टिंग लेंस एक डिवाइस इरेक्टिंग लेंस वहां पर एक लेंस होता है जो कि उल्टे को सीधा करता है, क्योंकि टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप जो है अनसिमेट्रिकल को देख रहा है। एक तो अनसिमेट्रिकल ऑलरेडी बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, उसका अगर उल्टी इमेज बनेगा तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। सपोज कर लो टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप को तुमने जो है समंदर के किनारे टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप से किसी दूर शिप को देखा, अब आपने देखा तो इरेक्टिंग लेंस वहां नहीं था, तो उस शिप का कैसा इमेज मिलेगा, उल्टा। तो आप क्या उसको अच्छे से डिफ्रेंशिएट कर पाओगे, समझ नहीं पाओगे कौन क्या चीज है। तो इरेक्टिंग लेंस बस यही काम करता। होता गया टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप में, ऑब्जेक्टिव ने जो इमेज बनाई वो क्या बनाई, उल्टी। इरेक्टिंग ने उसको केवल क्या कर दिया, सीधा। और उसके बाद का फीचर वही है कि आई पीस इसको वैसे ही बनाएगा जैसे कि बनाता रहा है अभी भी। और लेंथ के फार्मूले में आप लेंथ फार्मूला 80 का तैयार रखो, उसमें प्लस का 4f कर दो, और f यहां पर फोकल लेंथ ऑफ इरेक्टिंग लेंस है, बाकी FO और FE से आपकी जान पहचान है। अब बात करते हैं इमेज फॉर्मेशन की। ये मैंने सारी बातें बता दी। अभी तक मैंने जब एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप को पढ़ाया तो रफ इमेज बनाने का काम हमने नहीं किया, अब हम एक एक करके इमेज बनाते हैं। तो इमेज फॉर्मेशन करते हैं सभी में, हटा रहे हैं इसको। तो ध्यान दें, इमेज फॉर्मेशन सिंपल माइक्रोस्कोप का किया जा चुका था, कंपाउंड माइक्रोस्कोप का इमेज फॉर्मेशन करना है, और एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप का इमेज फॉर्मेशन करना है, रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप का इमेज फॉर्मेशन करना है, और आपको टेरेस्ट्रियल के लिए नहीं करना। तो सबसे पहले हम बना रहे हैं सिस्टमैटिक रे डायग्राम फॉर इमेज फॉर्मेशन फॉर CM। तो रे डायग्राम फॉर CM, CM का फुल फॉर्म कंपाउंड माइक्रोस्कोप। CM के लिए रे डायग्राम बनाते हैं। अब रे डायग्राम बनाने में चालाकी आपको दिखानी पड़ेगी, कैसे सुन लेना, मैं लिखता भी हूं साथ साथ। जब CM का रे डायग्राम बनाए तो कभी भी दोनों लेंस एक साथ ना बनाए, नहीं तो एग्जाम में एक से ज्यादा ट्राई करने का तो वहां चांस ही नहीं है ना। एक बार ट्राई किया नहीं बना तो इरेज करने का मौका नहीं है। कभी भी दोनों लेंस एक साथ ना बनाए, पहले ऑब्जेक्टिव बनाए, कंप्लीट करो इसको, फिर कंप्लीट इट, नाउ फॉर्म आई पीस, आई पीस। चलिए डायग्राम बना के दिखाते हैं, साइड में रफ वर्क है।
तो सबसे पहले ऑब्जेक्टिव है, ये ऑब्जेक्टिव, ओ फॉर ऑब्जेक्टिव पूरा लिखना पड़ेगा, नहीं तो आप ओ फॉर ऑब्जेक्ट ना समझ लो, बड़ी समस्या है। ऑब्जेक्टिव, इसके 3 फैमिली मेंबर हैं, एफओ, वीओ और वीओ, ये 3 मेंबर हैं। सजा लो प्रॉपरली इसको। तो ये रहा फोकस एफओ, डबल डिस्टेंस फोकस ट्वाइस ऑफ एफओ। अब यहाँ परफेक्शन चाहिए तभी नंबर मिलेंगे, तो यही सोच के हम लोग डायग्राम बनाते हैं कि इधर और उधर के मीडियम एक जैसे हैं, तो जितना डिस्टेंस पर फोकस इधर उतना ही उधर। यहाँ पर भी एफओ और ये ट्वाइस ऑफ एफओ। लेंस पर एक पॉइंट होता है जिसको ऑप्टिकल सेंटर कहते हैं, बट अगर अच्छे से बात की जाए तो ऑप्टिकल सेंटर कभी कभी लेंस से बाहर भी होता है। बट तुम बेफिक्र रहो, तुम्हारे अपने बोर्ड लेवल पर ऑप्टिकल सेंटर में ऐसा लेंस पर ही पॉइंट होता है, क्योंकि तुम किसकी बात करते हो, कॉन्वेक्स की, तुम बात करते हो कॉनकेव की। तो लेंस कभी कभी ऑप्टिकल सेंटर बाहर भी होता है, यानी कि लेंस पर नहीं होता। फिलहाल यहाँ पर ऑप्टिकल सेंटर लेंस पर है। पहले ही ट्रेनिंग मिल चुकी है कि ऑब्जेक्ट शुड बी जस्ट बियॉन्ड एफओ, पिछली वाली क्लास में। ऑब्जेक्ट कहां पर होगा, एफओ के पीछे होगा। ये हमने ऑब्जेक्ट रख दिया। आप देखो मैंने दोनों बातें मान ली हैं, कभी भी दोनों लेंस एक साथ ना बनाए, पहले ऑब्जेक्टिव बनाए और कंप्लीट कर रहे हैं इसको। तो ऑब्जेक्टिव को बनाया, ये रहा ए बी। अब इमेज बनाने के जो बेसिक्स रूल हैं आपकी आदत हो चुकी है, एक लाइट रे प्रिंसिपल के पैरेलल लेते हैं आप, और ये रिफ्रैक्शन के बाद कहां से पास होती है, फोकस से। तो ये रिफ्रैक्शन के बाद फोकस से पास होती है। और दूसरी लाइट कहां से आप पास कराते हैं, जनरली ऑप्टिकल सेंटर से, अदरवाइज आप कहीं और से भी पास करा दें। तो लेकिन जैसे कहीं और से पास करा दें, तुरंत टिपिकल स्नेल्स लॉ में जाना पड़ेगा, आई क्या है, आर क्या है, इसलिए जो पता है उसी को फॉलो कर लिया जाए। तो एक लाइट ये आपकी ऑप्टिकल सेंटर से पास हो गई, ये इमेज बन गई, ए डैश एंड बी डैश, ए डैश बी डैश। ऑब्जेक्टिव ने अपना काम कर लिया। एंड यू हैव ए पॉइंट की जो यहां का ऑब्जेक्टिव है ये ग्रेटेस्ट पावर मांगता है, याद है ना, क्योंकि आपने क्या बोला था, सीएम में दोनों लेंस छोटी फोकल लेंथ के, तो दोनों लेंस छोटी फोकल लेंथ के, और छोटे में सबसे छोटा किसको, ऑब्जेक्टिव, और बचा हुआ छोटा कौन, आई पीस। तो पावर में जरा सोचो कि इसकी पावर क्या होगी, बहुत ज्यादा होगी, क्योंकि इसको पकड़ना किसको है, उनको जो एंगस्ट्रॉम माइक्रोन के साइज के हैं। और पावर ज्यादा होगी तो फोकल लेंथ छोटी होगी, और फोकल लेंथ छोटी होगी तो साइज छोटा हो जाएगा। रेडियस ऑफ कर्वेचर से रिलेटेड है ना। तो आप देखिए कि आपने ये बात मान ली, ये बात मान ली, नाउ फॉर्म आई पीस। अब ऑब्जेक्टिव का काम पूरा हो गया, अब आप यहां पर आई पीस बनाएं। और कैसे बनाना है कि जो ऑब्जेक्टिव ने इमेज बनाई है वो इमेज आई पीस के फोकस के अंदर हो। तो देखो ऑब्जेक्टिव ने इमेज बना ली है भाई, ऑब्जेक्टिव ने इमेज बना दी है। अब इस इमेज को आई पीस के फोकस के कहाँ आना पड़ेगा, अंदर। तो ये मैंने बनाया आई पीस। जब आप हमारी इस बताई गई बात को फॉलो करोगे तो ऑटोमेटिकली आप ये देखोगे कि साइज के मामले में आई पीस क्या हो गया है, बड़ा होना भी चाहिए, क्योंकि दोनों लोगों ने अपनी अपनी फोकल लेंथ छोटी रखी थी। दो छोटे लोगों में सबसे छोटा कौन था, ये, और उसके बाद कौन था, ये। तो साइज के मामले में कंपेरेटिवली ये थोड़ा क्या होगा, बड़ा, तो आई पीस बन गया। अब यहाँ पे भी सेट करो फोकल लेंथ। अब यहाँ पर आप जो है एग्जाम में भी आई पीस के लिए सारा काम डिफरेंट कलर पेन से कर सकते हो। अगर आपकी प्रैक्टिस जबरदस्त है तो डायग्राम पेन से भी बनाओगे, कोई समस्या नहीं है, इरेज करने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। और ये रहा इसकी फोकल लेंथ, तो जो डिस्टेंस यहाँ वही डिस्टेंस यहाँ, ये आ गया एफ ई। अब ए डैश बी डैश आई पीस के लिए क्या बन गया है, ऑब्जेक्ट। तो भाई इमेज बनाई जाए, लाइट गई पैरेलल। जो ये पैरेलल लाइट है वो कहां से पास होगी,
फोकस से पास होगी, और एक लाइट रे कहां से पास होगी, ऑप्टिकल सेंटर से। तो ये लाइट होगी पास फोकस से। और जब लड़ाई इसी बात की है कि हमको ज्योमेट्रिकल रे डायग्राम बनाना है, तो भैया नंबर तो तब मिलेंगे जब परफेक्शन होगा। तो ये लाइट फोकस से पास होनी चाहिए। ये लीजिए, अब सब कुछ आपने सब सही किया, ये एरो बनाना भूल गए तो फिर गए काम से। अब एक लाइट रे मैं ले जा रहा हूं ऑप्टिकल सेंटर से, ये लीजिए। अच्छा, अब जब ये लाइट चली गई तो आगे जाकर के क्या मिलेगी, नहीं। तो जब नहीं मिलेगी तो इनको क्या करेंगे, वर्चुअली ट्रेस करेंगे। तो इसको भाई पीछे ले जाएं, और इसको भी पीछे ले जाएं। आप जब ये काम करोगे तो हो सकता है कि तुम में से कुछ लोगों को इमेज जो है फाइनल वाली वो यहां कहीं बन जाए, तो गलत है। क्योंकि जो इमेज इधर बन जाएगी उसका तो कुछ हिस्सा ये ऑब्जेक्टिव क्या कर लेगा, छिपा लेगा। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आया है कि फाइनल इमेज कहां होती है, ऑब्जेक्टिव और आईपीस के बीच में होती है। गड़बड़ी कब होगी, जब आप ये मेजरमेंट गड़बड़ कर दोगे। जितनी डिस्टेंस पर एफ हो उधर भी एफ हो, एफ ई और एफ ई, इतना बस आप मेंटेन कर लेना तो गड़बड़ी नहीं होगी। तो लीजिए भाई, इमेज बन चुकी है फाइनल वाली, और ये रही वो। ये रही वो इमेज। कोशिश करें कि आई पीस के लिए आपकी फ्रेमिंग वर्क अलग कलर से हो, A डबल डैश एंड B डबल डैश, A डबल डैश एंड B डबल डैश। इस पॉइंट को क्या नाम दे दें, O डैश। ये है तो ऑप्टिकल सेंटर ही ना, और इस इमेज को कौन देख रहा होगा, आंखें। तो आईज पर ये रिफ्रैक्शंस के बाद लाइट रेज जाके गिरेंगी और इन आंखों को फाइनल इमेज A डबल डैश B डबल डैश दिखाई दे रहा होगा। और आगे देखें, क्लियर इतनी बात। अब अगर हम इस वाले एंगल को नोटिस करें, पहले आप डायग्राम में फोकस कर लो थोड़ा सा, फिर मैं थोड़ा सा मैथमेटिकल काम कर रहा हूं।